दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट। ये आप जानते हैं कि अमेरिका ने 1962 में भारत चीन युद्ध में कैसे भारत का साथ दिया था। वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पे आक्रमण करके युद्ध का शुरुआत किया था। उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत जेके गालब्रेथ ने उस समय की स्थिति देखो क्या थी, कितनी ज़्यादा दिक्कतें थी। अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन आवर टाइम्स में लिखा कि हर स्तर पर भारतीय सदमे की हालत में थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि उन विमानों का सैन्य इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ असम बल्कि बंगाल, यहाँ तक कि कलकत्ता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। कुल मिलाकर भारत का 32,000 वर्ग मील इलाका चीन के नियंत्रण में आ गया था। ये भारत की सेनाओं का हाल देखिए। ये जिस हिसाब से आउटफिट है, ये आज के जो सिविल पुलिस है उससे भी गया गुजरा आउटफिट था उस समय इंडियन आर्मी का। ये आप देख लीजिए उस क्या परिस्थितियां थी। उस समय क्या बुरी स्थिति थी। भारतीय कमांडर विजय कौल ने नेहरू से कहा कि कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि चीन पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। सोचिए कि कितनी ज़्यादा समस्याएं थी। फिर 20 अक्टूबर को चीन ने किया था आक्रमण। फिर 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 पत्र लिखे। इन पत्रों को वाशिंगटन में इन पत्रों को व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया अमेरिकी भारतीय दूतावास के माध्यम से। इन पत्रों को, खासकर दूसरे पत्र को, उस समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। उस पत्र में नेहरू ने लिखा कि चीनियों ने नेपाल के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर में, लद्दाख में चुशाल पर कब्जा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गोपनीय पत्र में लिखा कि आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटों के अंदर नेफा में हालात और बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड चीन के हाथ में पड़ जाएगा। इसके बाद नेहरू ने लिखा कि भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्धक विमानों की जरूरत है। नेहरू ने इस पत्र का अंत ये कहते हुए किया कि वो इसी तरह का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। ये उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उधर दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस, ये अमेरिकी दूतावास जिसमें अमेरिकी राजदूत रहते हैं, उसका नाम है। राजदूत गालब्रेथ ने अपनी डायरी के 20 नवंबर 1962 के पन्ने पर लिखा कि आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन था। पहली बार मैंने लोगों को हौसला टूटते हुए देखा। मैंने व्हाइट हाउस को तुरंत लिखा, तुरंत हथियारों की खेप और 12 C-130 विमान भेजिए, साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करिए। अमेरिका में भारतीय राजदूत बीके नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू की इस पत्र से इतने स्तब्ध रह गए कि उन्होंने अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नहीं दिखाया, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री का पत्र था वो राजदूत के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहुंचा था और इसे अपने मेज के ड्राइव में रखा। बाद में उन्होंने एक इतिहासकार को बताया कि नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दबाव में आने के बाद ही ये पत्र लिखे होंगे। बाद में बीको नेहरू ने अपनी कथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा, पहला पत्र ही हमारी गुट निरपेक्षता की नीति के खिलाफ था। दूसरा पत्र तो इतना दयनीय था कि इसे पढ़कर बहुत मुश्किल से मैं अपनी शर्म और दुख पर नियंत्रण कर पाया। इंडिया क्या था कि पहले जिसमें आज़ाद हुआ, नेहरू जी के लीडरशिप में हम लोग गुट निरपेक्ष थे। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे गुट बनने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था कायम होनी चाहिए, ऐसा नेहरू जी का विचार था। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं और कैनेडी साहब हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट। नेहरू के दोनों पत्रों का जवाब देते हुए कैनेडी ने भारत की जरूरतों का जायजा लेने के लिए तुरंत अपने विश्वास पात्र, जो उसमें थे, एवरल हैरीमैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल दिल्ली भेजा।
आनंद फानन में अमेरिकी वायुसेना के KC-135 विमान को एंड्रूज हवाई ठिकाने से रवाना किया गया। तुर्की में कुछ देर ईंधन के रुकने के बाद हैरीमैन और उनके साथी कनेडी प्रशासन के 2 दर्जन अधिकारी 12 घंटे की उड़ान के बाद 22 नवंबर की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे। गालब्रेथ, जो अमेरिकन एम्बेसडर थे न्यू दिल्ली में उस समय, उन सबको सीधे हवाई अड्डे से नेहरू के निवास स्थान ले गए, लेकिन इससे पहले ही 21 नवंबर की सुबह, ये देखिए क्या गजब का वर्ड, टेक्निकल वर्ड, शांति चोरी छिपे आई क्योंकि 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों घोषणा की थी। सवाल उठता है कि माओ ने युद्ध विराम करके नेफा से पीछे हटने का फैसला क्यों लिया। नेफा, ये हमारा जो नेफा है, ये नॉर्थ, उस समय जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, ये अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, असम वगैरह जो थे, मतलब बंगाल के ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनको सामूहिक रूप से नेफा बोला जाता था। ब्रूस राइडल अपनी किताब, ये बहुत मशहूर लेखक हैं, लिखा JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत, द CIA एंड द साइनो इंडियन वार में लिखते हैं कि माओ के इस फैसले के पीछे कई लॉजिस्टिक कारण थे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था, तिब्बत और हिमालय में चीन की सेना को अपनी रसद भेजना बरकरार रखने में मुश्किलें आने वाली थी। चीन के ये इंडिया और चाइना जो है नेचुरली दुश्मन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक नेचुरल बहुत बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है। यहाँ ये नहीं है कि कटीली तार है, तुम उधर से लड़ लो हम उधर से लड़ लें, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा हिमालय का, तिब्बत हिमालय पर्वत पूरा खड़ा हुआ है। चीन के सामने सिलीगुड़ी नेक, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सिलीगुड़ी, कुछ लोग इसको चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक मतलब ये है कि वहां से तोड़ के लगभग 22 किलोमीटर का जब इंडियन मैप में देखेंगे 22 किलोमीटर एक चौड़ा ऐसा है एक जगह पे, सिर्फ इंडियन मैप का, वहीं से पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। लुभावना विकल्प था। उसके नीचे देखेंगे तो बंगाल, ऐसे ये बांग्लादेश है वो लगता है। ऐसा करके वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में पहुंच सकते थे, लेकिन माओ ने सोचा होगा कि ऐसा कर वो कनेडी को भारत की तरफ हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस तरह से अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता सामग्री पहुंचा रहे थे, उससे साफ हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं, सैनिक सहायता भी दे रहे हैं। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के दौरान तक पहुंचने लगी थी। नवंबर खत्म होते होते माओ को अंदाजा हो गया था कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतनी मात्रा में अमेरिकी और ब्रिटिश हथियार भारत भी पहुंचेंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका जो है एक नेचुरल एलाई है। देखो, दोनों जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोनों के यहाँ के पॉलिटिकल परिस्थितियां क्या हैं, कैसे हैं, अपने जनता को प्रभावित के लिए कैसा निर्णय लेते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन फिर भी ये देश चलता तो संविधान से ही है, लेकिन जो संविधान की आत्मा है वो लगभग समान है। दोनों जो है ह्यूमन राइट की बात करते हैं। दोनों जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भविष्य में इसके दोनों पे एक साथ आने की संभावना ज्यादा है कंपेरिजनली टू इंडिया एंड रसिया। रसिया ठीक है, रसिया लेकिन क्या है कि कम्युनिस्ट विचारधारा फॉलो करता है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कुछ भी हो, जिस समय इंडिया और चाइना का खटपट होगा तो वो चाइना का ही साथ देगा ज्यादातर अंदरूनी। अब दोस्तों, हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य अन्य तथ्यात्मक जानकारियां देते हुए ये है कि भारत सरकार से मांग की जाए कि ऐसा कोई कानून बनाए जिससे सभी को अंतिम न्याय ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर मिले, नहीं तो जो भी हानि किसी संबंधित पक्ष का होता है उसको संबंधित सरकार वहन करे। जब ऐसा होगा तो हमारे समाज में एक सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। दोस्तों देखिए, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ।
लेकिन ये देखेंगे आप, मेरे फर्स्ट व्यू जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी का फोटो है, उसमें हमारी ये मांग है उनको भी ये चैनल देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस समय जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, न्याय व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, न्याय व्यवस्था किसी को मिल नहीं रहा है और अराजकता धीरे धीरे फैल रही है। अगर ऐसा कोई कानून हो जाए कि जिसके सभी को न्याय जो है 3 साल के अंदर मिल जाए, कोई भी मुकदमा होता है तो उसका फाइनल जजमेंट जो है, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में 3 साल के अंदर आदमी को फाइनल जस्टिस मिल जाना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारे समाज में बहुत क्रांतिकारी सुधार आएगा। इसलिए हम लोगों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये हमारी आवाज़ को ऊंचे लेवल तक पहुंचाने में मदद मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।